एयरपोर्ट शहर से बाहर उस क्लब से 20 मील के फासले पर था, मगर रात के उस पहर जब सड़कें सुनसान पड़ी हों, वहां तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लग सकता था। गोया मैं लेट तो हुआ था, मगर इतना लेट नहीं हुआ था कि जहाज न पकड़ सकता। मैंने अपनी मुस्तरिबाना कैफियत को जहन से झटकने की कोशिश करते हुए आंखें बंद की और टैक्सी की नशिस्त गाह की पुश्त पर सर टिका दिया। लेकिन आंखें बंद कर लेने से ख्यालात कब पीछा छोड़ते हैं। आंखें बंद करते ही मेरे पर्दाए ज़हन पर यक के बाद दीगरे मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उभरना शुरू हो गईं। टैक्सी तिल अवीव की सड़कों पर फर्राटे भर रही थी और उधर मेरे जहन की स्क्रीन पर उससे भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से एक फिल्म सी चल रही थी। उस फिल्म में सरफहरिस्त लकी हावर्ड थी, जो उस वक्त एयरपोर्ट पर निहायत बेताबी से मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे वक्त पर न पहुंचने के बायस उसके जहन में पता नहीं कैसे कैसे अंदेशे सरसरा रहे होंगे। उसे मेरे मंसूबे में बुनियादी अहमियत हासिल थी। तहजीब मलकम एक्स, जिसके बगैर जिंदगी मुझे बेरंग मालूम होती थी, मेरे बदतरीन दुश्मन ऑलिव हावर्ड के कब्जे में थी। तहजीब को ऑलिव हावर्ड के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैंने उसकी बेटी लकी हावर्ड पर जाल फेंका था और अब बस मुझे ऑलिव हावर्ड तक पहुंचने की देर थी। देखना यह था कि उस पर यह खबर किस तरह असरअंदाज होती है कि उसकी बेटी मेरे पास यरगमाल है, और ये कि वो अपनी बेटी के इवज तहजीब को छोड़ने के लिए तैयार होता है या नहीं। उसके तैयार न होने के इम्कानात न होने के बराबर थे। जहन की स्क्रीन पर चलने वाली उस फिल्म का दूसरा किरदार लिली आंद्रे थी। मैंने उसे वादा किया था कि क्लब से निकलते ही फोन करके उसे मुत्तला कर दूंगा कि उसके डैडी से मेरी क्या बातचीत हुई है। यकीनन उस वक्त लिली भी मेरे फोन के इंतजार में जाग रही होगी। लिली जो इत्तिफाकन मुझसे टकराई थी और शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज भी किया, मगर बाद में साबित ये हुआ कि उसे नजरअंदाज करना मेरी जबरदस्त गलती थी। वो तो बेहद काम की लड़की थी। उसी के जरिए तिल अवीव के अहम तरीन क्लब तक मेरी रसाई हो सकी थी। कहने को वो यहूदी थी, मगर अपने आला ख्यालात के बायस वो मुझ जैसे इसराइल और यहूदी लॉबी के दुश्मन के दिल में भी घर कर गई थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि इस अफरा तफरी में मुझे उसे फोन करने का मौका मिल भी सकेगा या नहीं। मैंने न तो उसे और न ही लकी हावर्ड को न सिर्फ अपना पता नहीं बताया था, बल्कि मैंने उन्हें अपना फोन नंबर तक नहीं दिया था। अगर मुझे फोन करने का मौका न मिल सका तो लिली आंद्रे को शायद कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि मेरे और उसके डैडी के दरमियान क्या बातचीत हुई। खुदा जाने वो कब तक मेरे फोन का इंतजार करती रहेगी और फोन न कर सकने पर मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। मेरा दिल उसके लिए हमदर्दी के जज्बात से लबरेज हो गया। ऐसी बेगरज लड़की को नजरअंदाज कर देना मेरे बस से बाहर था। मैंने तहिया कर लिया कि अगर तिल अवीव से मौका न मिल सका तो मैं शीगो राय से ट्रंक कॉल करके उसे मुत्तला करूंगा। उस फिल्म का तीसरा अहम किरदार डेनिस पॉल गोल्डे था, जिसके मेकअप में रहकर मैंने ऑलिव हावर्ड के खिलाफ तिल अवीव में काम किया था। वो डेनिस पॉल गोल्डे जो उस वक्त गोइटे हिल के सरबराह जनरल टेरिस की कैद में मुंतजिर होगा कि मैं कब वहां वापस पहुंचूंगा और कब उसे कैद से रिहाई मिलेगी। दफतन टैक्सी की रफ्तार सुस्त हो गई। शायद एयरपोर्ट आ गया था। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मैं अपनी निगाहों के सामने एयरपोर्ट बिल्डिंग की तवक्को कर रहा था, मगर वहां तो चारों तरफ गहरी तारीकी मुसल्लत थी। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे जल्दी पहुंचना है। तुमने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। ड्राइवर ने कहा, आगे वाली गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई है जनाब। मैंने कहा, तो उसे ओवरटेक कर लो। ड्राइवर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है जनाब। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सामने सड़क पर निगाह डाली, जहां टैक्सी की हेडलाइट्स में सुर्ख रंग की एक कार नजर आ रही थी। मैंने पलटकर पिछले शीशे से बाहर देखा। अकब में खासे फासले पर नजदीक आती हुई किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमक रही थी। टैक्सी की रफ्तार बतदरीज सुस्त से सुस्त होती चली जा रही थी। मैंने सामने देखा, अगली कार मुसलसल टैक्सी पर दबाव डाल रही थी, जिसके बायस टैक्सी को भी सुस्त रवि पर मजबूर होना पड़ गया था। मुझे याद आया कि यही सुर्ख कार क्लब के बाहर टैक्सी के नजदीक ही मौजूद थी, मगर उस वक्त मैंने उस कार की वहां मौजूदगी को अहमियत नहीं दी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। इस बात का कवी इम्कान था कि अकबी कार में अगली कार वालों के साथी होंगे। मैं टैक्सी की सीट पर संभल कर बैठ गया। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गईं। तिल अवीव में तो मैं डेनिस पॉल गोल्डे था। अगर अली यार खान की हैसियत में होता तो ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी होती कि मुझे घेरने की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं। अली यार खान के अनगिनत दुश्मन थे, लेकिन सवाल ये था कि डेनिस पॉल गोल्डे का कौन दुश्मन निकल आया। इस सवाल का एक ही इम्कानी जवाब मेरी समझ में आ रहा था। वो यकीनन वो लोग थे जिन्हें मैंने जुए की मेज पर हराया था। वो बदमाश सिफत लोग थे और शायद अब अपने दीगर साथियों समेत मुझे घेर कर मुझसे वो रकम हासिल करना चाहते थे जो मैंने उनसे जीती थी। वो लोग यकीनन इस बात से बेखबर थे कि उनके मालिक से मेरी मुलाकात हो चुकी है
वरना वो कभी मेरे मुंह आने की जुर्रत न करते। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। ये सूरत हाल मेरे लिए बड़ी गैर मुतवक्के थी और मुझे उससे बचकर निकलने की कोई तदबीर सोचना थी। एयरपोर्ट अभी मीलों दूर था और हम आबादी से बहुत बाहर निकल आए थे। सड़क के दोनों जानिब गुंजान, दरख्त और बेतरतीब झाड़ झनकार थे। मैं गैर मुसल्ला था और वो लोग मुसल्ला होंगे। एक गैर मुसल्ला शख्स मुसल्ला लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता था? मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सका। अकबी कार बड़ी तेजी से टैक्सी के करीब आती जा रही थी। दूसरी तरफ अगली कार की रफ्तार भी बहुत कम हो गई थी और फिर अगली कार रुक गई। उसके साथ ही टैक्सी भी रुक गई। अगली कार से 2-3 अफराद उतरे। उनके हाथों में रिवॉल्वर मौजूद थे। टैक्सी अकबी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में नहाई हुई थी। मैं दम साधे उन लोगों के अगले इकदाम का मुंतजिर था। दोनों रिवॉल्वर वाले अफराद टैक्सी के नजदीक आए और उन्होंने मुझे टैक्सी से उतरने का हुक्म दिया। मैंने बेचूं-चरां तामील की। उनमें से एक ने डपट कर कहा, हाथ ऊपर उठाओ। मैंने कहा, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। वो बोला, बकवास मत करो और जो कुछ कहा जाए उस पर खामोशी से अमल करो। मैंने हाथ उठा दिए। पिछली कार से 3 अफराद उतरे थे और वो तीनों भी मुसल्ला थे, जबकि अगली कार में अभी मजीद 2 अफराद और भी थे। दोनों कारों के ड्राइवर अलग थे। गोया मैं बुरी तरह फंस गया था। पिछली कार से उतराने वालों में से एक ने पूछा, रकम कहाँ है? मैंने उन्हें पहचान लिया। उनमें से 2 तो वही थे जो मुझसे हारे थे और तीसरे को भी मैंने हॉल में एक नजदीकी मेज पर खेलते देखा था। मैंने मासूमियत से पूछा, तुम कौन सी रकम की बात कर रहे हो? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुझे खूंखार अंदाज में देखने लगे। बोला, वही जो तुमने हमसे जीती है। मैंने उलझन आमेज लहजे में कहा, वो रकम तो मेरी है, तुम मुझसे वो रकम क्यों मांग रहे हो? वो बोला, तुमने बेईमानी से वो रकम जीती है। हमसे बेईमानी करके कोई पनप नहीं सकता। सीधी तरह रकम निकाल दो। मैंने कहा, अगर मेरे पास रकम मौजूद होती तो जरूर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन यकीन करो रकम मेरे पास नहीं है। वो बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो क्लब से निकल कर आ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। रकम तुम्हारे पास ही है। मेरी जाने 5 रिवॉल्वर उठे हुए थे, लेकिन मेरे जहन में खौफ का शायबा तक नहीं था। मैंने बेपरवाही से शाने झटके कहा, नहीं यकीन तो मत करो। तीसरे शख्स ने मुझे घूरा। बोला, अगर रकम तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ गई? मैंने कहा, मेरे साथ जो लड़की थी उसे दे दी। वो बोला, उसके बारे में तो मालूम हुआ है कि वो बॉस की बेटी है। मैंने कहा, और मेरे बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ? तुम लोग मुझे नहीं जानते। वो बोला, तुम्हारे बारे में भी मालूम है, तुम्हारा क्लब से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तुम पहली बार क्लब में नजर आए हो। मैंने निहायत इत्मीनान से कहा, तुम लोगों की मालूमात बहुत पुरानी और फरसूदा हैं। ताज़ा तरीन बात यह है कि मोसियो आंद्रे ने क्लब के लिए मेरी खिदमात हासिल कर ली हैं। अब मैं उस क्लब का बाकायदा मुलाजिम हूँ। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उन सबको सांप सूंघ गया हो। मेरा झूठ उनके आसाब पर बम के धमाके की तरह असरअंदाज हुआ था, मगर ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। उनमें से एक ने चीख कर कहा, इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। एक और ने उसकी तायद की, तुम ठीक कह रहे हो, इसकी तलाशी लो, अभी इसका पोल खुल जाएगा। अगर रकम इसके पास से बरामद हुई तो साबित हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। अभी इसने कहा था कि रकम इसके पास मौजूद नहीं। उनमें से एक और ने तजवीज पेश की, मेरे ख्याल में तो इसे ठिकाने ही लगा दो, तलाशी बाद में होती रहेगी। चौथा शख्स बोला, नहीं, पहले इसकी तलाशी लेना जरूरी है ताकि सच और झूठ का अंदाजा हो सके। मुमकिन है ये सच ही बोल रहा हो। जरा सी तकरार के बाद उनके दरमियान तय हुआ कि पहले मेरी तलाशी ली जाए, बाद का फैसला बाद में होगा। उनमें से एक मेरी तलाशी लेने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने खुद को हरकत में आने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। रकम मेरे पास मौजूद थी और तलाशी के नतीजे में रकम बरामद हो जाती। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि रकम बरामद होने के बाद वो लोग मेरे साथ जरा भी रियायत न बरतते और मुत्तफिक तौर पर मुझे मार डालने का फैसला करते। मैं उस शख्स के करीब आने का इंतजार करने लगा। सड़क वीरान और सुनसान पड़ी थी। इतनी देर में वहां से एक भी गाड़ी न गुजरी, वरना मेरी गुलू खलासी के लिए कोई न कोई सूरत निकल ही आती। लिहाजा अब जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था और कुछ कर गुजरने का ये मेरे पास आखिरी मौका था। तलाशी के लिए मेरे नजदीक आने वाला अगरचे खासा मोहतात था, लेकिन चूंकि उसे मेरी खतरनाकी का पूरी तरह अंदाजा नहीं था, लिहाजा वो मोहतात रहने का हक अदा न कर सका। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मैं वो शख्स हूँ जिसने तनतनहा पूरी हुकूमत इसराइल से टकराने का अज़्म कर रखा है, जो यहूदियों के खिलाफ हर महाज पर सफारा है और जिसने पूरी दुनिया में यहूदियों को बेशुमार नाकाबिल तलाफी नुकसानात से दो चार किया है। उसकी यही लाइल्मी उसे ले डूबी। उसने गलती ये की थी कि अकब से मेरी तलाशी लेने की बजाय सामने से आकर मेरी तलाशी लेने की कोशिश की। जैसे ही वो मेरे नजदीक पहुंचा, मैंने हाथ गिराए और उसे पूरी कुव्वत से उसके साथियों पर धकेल दिया। वो सब बौखला गए। उन्हें बौखलाना ही चाहिए था, इसलिए कि मेरा रद्द अमल उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि 4 रिवॉल्वरों की जद में कोई शख्स ऐसी हरकत भी कर सकता है। फिर उनके संभलने से कबल ही मैंने नशेब में छलांग लगा दी।
عقب سے کئی فائر ہوئے مگر ان لوگوں نے بہت دیر کر دی تھی. ساری گولیاں مجھ سے کئی فٹ اوپر سے گزر گئیں. ٹلوان زمین پر میں دور تک لڑکتا چلا گیا. پھر میں ایک جھاڑی سے ٹکرا کر رکا. رکتے ہی میں نے زمین پر رینگنا شروع کر دیا اور رینگتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا. اندھیرے کی چادر مجھے پہلے ہی اپنی آغوش میں لے چکی تھی اور جھاڑیوں کے اندر تو اتنی گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. جھاڑیوں کے درمیان کچھ دور جا کر میں رک گیا. میں نے پلٹ کر دیکھا. سڑک کا وہ محدود حصہ کاروں کی ہیڈ لائٹ سے روشن تھا جہاں تینوں گاڑیاں کھڑی تھیں. اس کے علاوہ بقیہ سڑک بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. گاڑیوں کے نزدیک وہ لوگ اب بھی موجود تھے. شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. وہ لوگ مجھے ہیولوں کی مانند نظر آ رہے تھے. گہرے سناٹے کی وجہ سے درمیان میں خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود ان کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی تھیں مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی. اگلی کار میں بیٹھے ہوئے 2 افراد بھی اپنے ساتھیوں سے آ ملے تھے. اس طرح سڑک پر کل 7 افراد موجود تھے. دونوں کاروں کے ڈرائیور نیچے نہیں اترے تھے. کچھ دیر کے بعد وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچ گئے. ان میں سے ایک شخص نے ٹیکسی کے قریب جا کر ڈرائیور سے کچھ کہا جس کے بعد میں نے ٹیکسی کو سٹارٹ ہوتے ہوئے اور یو ٹرن لے کر شہر کی سمت روانہ ہوتے دیکھا. میں ہیجانی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا. صبح کے 4 بج رہے تھے اور یہاں سے فوری طور پر نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا. اب تو وقت اتنا کم رہ گیا تھا کہ اگر میں فوری طور پر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تب بھی شاید شیگورائے والی فلائٹ نہیں پکڑ سکتا تھا اور اب تو ٹیکسی بھی واپس جا چکی تھی. یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ میں نے ٹیکسی 4 بجے تک کے لیے انگیج کی تھی اور ان لوگوں نے بھی ٹیکسی کو ٹھیک 4 بجے رخصت کیا. اور یہ بھی اتفاق تھا کہ میں نے ڈرائیور کو مطلوبہ کرایہ پہلے ہی ادا کر دیا تھا. میں ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نگاہ جمائے جھاڑیوں میں دبکا رہا. ویرانے میں اس بات کا شاید اندیشہ تھا کہ سانپ، بچھو یا کوئی اور زہریلا جانور کسی بھی وقت مجھے کاٹ سکتا تھا مگر یہ وہ مشکل تھی جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے مجبور تھا. ٹیکسی واپس بھیجنے کے بعد ان میں سے 2 افراد سڑک پر کاروں کے پاس رک گئے تھے جبکہ بقیہ 5 افراد سڑک سے نیچے اترنے لگے. انہوں نے کاروں میں سے ٹارچیں نکال لی تھیں لیکن اتفاق سے انہیں 2 ہی ٹارچیں مل سکی تھیں. انہوں نے مجھے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا. ان کا یہ فیصلہ میرے لیے حیران کن تھا اس لیے کہ جس رقم کے لیے وہ لوگ اتنی سردردی مول لے رہے تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھی. ایسے میں اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ آندرے کی طرح ان لوگوں نے بھی اسے اپنی آن کا مسئلہ بنا لیا ہے. میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ ان لوگوں کے پاس صرف 2 ٹارچیں ہیں. 2 ٹارچوں کے ساتھ وہ مجھے زیادہ وسیع رقبے میں تلاش نہیں کر سکتے تھے. لیکن دفتن میرا اطمینان تشویش میں تبدیل ہو گیا. کاروں کی پوزیشن تبدیل کر دی گئی اور اب ان کی روشن ہیڈ لائٹس کی روشنی اس سمت کی جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی جہاں میں نے چھلانگ لگائی تھی. گویا اب وہ زیادہ وسیع علاقے میں مجھے تلاش کر سکیں گے. میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں کاروں کی ہیڈ لائٹس کی زد میں نہیں تھا. جھاڑیوں میں رینگنے کے دوران ذرا سی ترچھی سمت اختیار کرنے کی وجہ سے میں ان روشنیوں کی زد سے باہر تھا. وہ لوگ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھاڑیوں میں گھس پڑے. انہیں میرے غیر مسلح ہونے کا تو یقین آ ہی چکا تھا تبھی وہ اتنی بے خوفی سے جھاڑیوں میں گھس گئے تھے. یہ حقیقت تھی کہ اگر میرے پاس ایک ریوالور بھی ہوتا تو صورتحال اس وقت بہت مختلف ہوتی. میں انہیں جھاڑیوں میں بکھر کر خود کو تلاش کرتے دیکھتا رہا. رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے سے دور نکلتے جا رہے تھے. پھر ان میں سے ایک مجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف آ نکلا جہاں میں چھپا ہوا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں روشن ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور. وہ بڑی آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی ہر جھاڑی پر ڈال کر نہایت توجہ سے ہر جھاڑی کا جائزہ لیتا جا رہا تھا. میں نے سانس روک لی اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا. پھر وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے اتنا قریب آ گیا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پکڑ سکتا تھا. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ٹارچ کی روشنی کے محدود دائرے سے محفوظ رہا. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ لی. اس کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی. اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گیا تھا. ٹانگ یوں کھینچے جانے کے باعث وہ بے تکے طریقے سے گر پڑا اور جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا. میں نے پھرتی سے اسے چھاپ لیا. ٹارچ اس کے ہاتھ سے پہلے ہی چھوٹ کر گر چکی تھی مگر ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ اسے ریوالور چلانے کا ہوش ہی نہیں رہ گیا تھا. میں نے ایک ہاتھ سے اس کا ریوالور والا ہاتھ قابو میں کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے گلے پر جما دیا. میرے ہاتھ کی مضبوط گرفت پر وہ بری طرح مچلا اور پھر یہ جان کر کہ وہ یوں آسانی سے مجھ سے اپنا گلا نہیں چھڑا سکے گا اس نے ریوالور چھوڑ دیا. اس کے ریوالور چھوڑتے ہی میں نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوسرا ہاتھ بھی اس کے گلے پر جما دیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا مگر وہ علی یار خان کی آہنی گرفت تھی، کوئی مذاق نہیں. اس کے گلے پر میرے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا. اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں خارج ہو رہی تھیں. بالآخر اس کی مدافعت دم توڑ گئی.
मैंने उसकी गर्दन को आखिरी झटका दिया और फिर उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी रोशन टॉर्च मैंने बुझा दी और अब उसका रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। उसके साथियों ने उसकी चीख सुन ली थी और अब उन सब का रुख मेरी ही सम था। मैंने दौड़कर एक करीबी दरख्त के तने के अकब में पोजीशन संभाल ली। वो लोग आगे पीछे मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। सबसे आगे चलने वाले के हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही सबसे आगे वाला शख्स रिवॉल्वर की रेंज में आया, मैंने उसका निशाना लेकर फायर कर दिया। वो एक करीह चीख के साथ गिर पड़ा। उसके अकब में आने वाले ने जवाबी फायर किया, लेकिन शायद उसे निशाना लेने का भी होश नहीं था। मेरे रिवॉल्वर की अगली गोली उसे भी चाट गई। मैंने खुद को तलाश करने वाले 5 अफराद में से 3 का सफाया कर दिया था। बाकी 2 अफराद पलटकर वहशतज़दा अंदाज में भाग खड़े हुए। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो सीधे सड़क पर जाकर रुके। अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों से कुछ कहा, जिसके बाद मैंने उन्हें बड़ी अफरा तफरी के आलम में कारों में बैठकर फरार होते देखा। मैं एक तवील सांस लेकर सड़क की तरफ चल दिया। मेरी हालत उस जुआरी की सी थी जो एक ही दाव पर अपनी उम्र भर की जमा पूंजी हार गया हो। सड़क पर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े मुमकिना हद तक झाड़ कर साफ किए और बालों में कंघी की। रिवॉल्वर मुखालिफ समत की झाड़ियों में उछाल कर मैं एयरपोर्ट की समत पैदल ही चल पड़ा। 4:45 बज चुके थे। एयरपोर्ट जाने का अब इसके सिवा और कोई फायदा नहीं रह गया था कि वहां से मुझे वापस शहर जाने के लिए कोई टैक्सी मिल सकती थी। मुझे एयरपोर्ट की जानिब चलते हुए कोई 15 मिनट हुए होंगे जब मैंने पहली गाड़ी देखी। वो गाड़ी कोई कार थी और एयरपोर्ट की तरफ से आ रही थी। मेरा जी चाहा कि उससे लिफ्ट लूं, मगर इस ख्याल के तहत खामोश रह गया कि कहीं इससे कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। सामने से आने वाली गाड़ी मेरे बराबर से गुजरी तो मैंने देखा कि वो कोई कार नहीं बल्कि एक टैक्सी थी और खाली नहीं थी। टैक्सी की पिछली नशिस्त पर कोई मुसाफिर बैठा हुआ था। टैक्सी कुछ दूर गई होगी कि मैंने ब्रेक लगने की जोरदार आवाज सुनी। मैं चौंक कर रुका और पलट कर पीछे देखने लगा। टैक्सी न सिर्फ रुकी थी बल्कि अब रिवर्स गियर में वापस आ रही थी। मैं अलर्ट हो गया और खुद को किसी नई उफ्ताद के लिए तैयार करने लगा। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। टैक्सी की अकबी खिड़की से सर बाहर निकालकर मुझे मुखातिब करने वाली लकी हावर्ड थी। तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तुम में जरा इंसानियत नहीं है डेनिस? मैं एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ। उसके लहजे में बेहद नाराजगी थी, मगर मैं उसे मना सकता था। मैंने कहा, तुम देख रही हो मैं पैदल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। वो दूसरी तरफ खिसकती हुई बोली, आओ टैक्सी में बैठो, फ्लाइट तो निकल चुकी है। मैं दरवाजा खोलकर उसके बराबर बैठ गया। टैक्सी चल पड़ी थी। उसने तशवीश से पूछा, खैरियत तो है? तुम कहाँ रह गए थे? मैंने कहा, मैं एक मुश्किल में फंस गया था। लंबी कहानी है, क्या टैक्सी में ही सुनोगी? वो नजदीक होते हुए बोली, नहीं, मुझे किसी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम खैरियत से हो। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने उसका हाथ आहिस्ता से सहलाते हुए कहा, मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उड़कर तुम तक पहुंच जाऊं। वो बोली, और मैंने जो कयामत के 2 घंटे गुजारे हैं। मैंने कहा, मुझे इसका एहसास है, मगर मैं इस तरह फंस गया था कि बावजूद इंतहाई कोशिश के न निकल सका। उसने अपना सर मेरे कांधे पर टिका लिया। बोली, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने सरगोशी में उसे तंबीह की, लकी ये टैक्सी है, तुम्हारी आरामगाह नहीं। वो खिसियानी सी हो गई, बोली, ओह माफ करना, तुम्हें देखकर पता नहीं खुद पर काबू नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं, लेकिन तुम मेरे जब्त को दाद नहीं दोगी। वो उदास लहजे में बोली, मालूम नहीं क्यों मुझे यूं लगता है जैसे तुम मुझे बहलावे देते हो। मैंने अपने लहजे में तड़प पैदा करते हुए कहा, ऐसा न कहो, तुम्हारी बेयकीनी मुझे हिलाकर रख देती है। यूं मेरे जज्बात की तौहीन मत करो। वो बोली, काश ये बात सच हो। ये कहते हुए वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसे खुद से नरमी से अलहदा करते हुए कहा, ये 100% सच है मेरी जान। घर पहुंचकर वो मुझे सीधी आरामगाह में ले गई। सोफे पर गिरते हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा, थक तो मैं भी गया हूँ। उसने कहा, तुम भी बैठ जाओ, और सोफे पर जरा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। मैं बौखला गया। मुझे मालूम था कि उसकी बात मानकर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैंने कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे लिए ये कुर्सी ही ठीक है। वो यकबयक अफसरदा हो गई। बोली, तुम मुझसे गुरेज करते हो, शायद तुम मुझे कोई बुरी लड़की समझते हो। मैंने कहा, ये बात नहीं है। बोली, ये बात नहीं है तो फिर तुम्हारा गुरेज क्या मानी रखता है? वो बिफर गई। बोली, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, तुम सिर्फ जबानी दावे करते हो। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बात बिगड़ गई थी और अब उसे मुतमईन करना बेहद जरूरी हो गया था। मैं आहिस्तगी से चलता हुआ उसके नजदीक गया और उसके पास सोफे पर बैठ गया। तुम में ये बहुत बुरी आदत है कि तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। दूसरे का नुक्ता नजर समझने की भी कोशिश किया करो। बोली, जो कुछ मैं देख रही हूँ उसके बाद कुछ समझने की क्या गुंजाइश रह जाती है? मैंने गमज़दा अंदाज में कहा, क्या मैं ये समझ लूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बात समझ सके? वो चमक कर बोली, कोई किसी की बात नहीं समझता, तुम ही कौन सा मेरी बात समझने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, सब अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, दीवाना भी अपने सिवा सबको दीवाना समझता है। उसने आंखें निकाली। तो तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुमने मेरी तौहीन की इंतहा कर दी है।
मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मेरा कसूर ये है कि मैं रूहानी मोहब्बत का कायल हूँ। मैं इसे एक पाकीज़ा जज्बा समझता हूँ। वो उठकर बैठ गई, बोली, मुझसे बहस करोगे? मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नजदीक मोहब्बत क्या है। बोली, तुम बहुत चालाक हो, लफ्जों से खेलना जानते हो। तुम दरअसल मुझ पर अपना नजरिया थोपने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसे बहुत अजीम देखना चाहता है। फर्ज करो मैं तुम पर अपना नजरिया थोपना चाहता हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसी और पर ये नजरिया क्यों नहीं थोपता, एक तुम ही क्यों? वो बेबसी से मुझे देखने लगी। उसके पास इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, वजह यह है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें एक बावकार लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। याद रखो, मोहब्बत जिस्मानी आलूदगी से बहुत मावरा चीज है। बोली, जिसे तुम जिस्मानी आलूदगी कहते हो वो मोहब्बत का एक जुज्व है। शादी से पहले भी तो एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। मैंने कहा, मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का ये मफहूम उन लोगों का खड़ा हुआ है जो सिर्फ जिस्मानी आलूदगी के ख़्वाहां होते हैं। वो बोली, गोया तुम इस बात के कायल नहीं हो। मैंने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका मफहूम मस्ख कर दिया गया है। कामयाब शादी के लिए ज़हनी हम आहंगी बुनियादी उसूल है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुम्हारी मंतिक मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा, मैं तुम्हें ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि एक दूसरे को परखने के बावजूद शादियां नाकाम हुई। तुम कितनी ऐसी मिसालें पेश कर सकोगी जिनके मुताबिक शादीशुदा जोड़ों में ज़हनी हम आहंगी मौजूद होते हुए भी शादी नाकाम हो गई? वो खिसियानी सी हो गई, बोली, तुम बात को बहुत उलझा देते हो। मैं कह रही थी कि तुम थक गए हो कि आराम कर लो। मैंने कहा, अगर इस वक्त लेटा तो सो जाऊंगा और फिलहाल सोना नहीं चाहता। बोली, सो जाओ, तुम्हें करना ही क्या है? मैंने कहा, अव्वलीन फुर्सत में कंपनी को मुत्तला करना है कि मैं एक हादसे की वजह से शीगोराय नहीं जा सका। लकी चौंक कर बोली, अरे हाँ, ये तो बताओ कि रात तुम वक्त पर एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंच सके थे? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।